हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा निषेचन, द्विनिषेचन और इसके पश्चात मैं अपना परिचय दे दूं। राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। और चूँकि बीच में मूल्यांकन प्रारंभ हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए या आप लोगों को स्टडी नहीं करा पाए या नहीं पढ़ा पाए। अगली हेडिंग बीजांड में होने वाले परिवर्तन, क्योंकि जब निषेचन और द्विनिषेचन हो जाता है, इसके पश्चात निषेचन के पश्चात बीजांड में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो आज हम लोग बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। हेडिंग लिखें और लिखने के पश्चात सबसे पहले देखें कि जो ओवरी है या अंडाशय है, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो इसको नोट करते जाएं। अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाते हैं, अध्यावरण, अध्यावरण मीन्स जो बीजांड के दोनों ओर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण होते हैं, वो दोनों भी जो है रूपांतरित होते हैं या बदलते हैं। तो बाह्य अध्यावरण बाह्य कवच में बदलेगा और अंतः अध्यावरण अंतः कवच में बदल जाता है। अगला है सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाती है, जिसको कहते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो या भ्रूण। अगला है द्वितीय केंद्रक, जो कि भ्रूण पोष या इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में बदल जाता है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 इसको टिक कर लें, अंडाशय। नंबर 2 बीजांड। नंबर 3 अंडकोशिका। नंबर 4 द्वितीय केंद्रक। ये 4 1 2 3 4 इन्हीं चारों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में बदलेगा, निषेचन के पश्चात बीजांड किस में बदलेगा, निषेचन के पश्चात अंडकोशिका किस में बदलेंगी, निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक किस में बदलेगा। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर पिछली कक्षाओं में जो अंडकोशिका या एग सेल होती है, क्योंकि एग सेल प्लस मेल गैमीट इक्वल टू बन गया था जाइगोट, और जाइगोट फिर बाद में ये एम्ब्रायो में जो है चेंज हो जाता है। तो यदि यहाँ पर देखें, एग सेल में गुणसूत्रों की संख्या होती है n, मेल गैमीट में n, और जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 2n। इसके बाद अब यहाँ पे 2 शब्द हो गए। नंबर 1 हुआ भ्रूण पोष, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म, और दूसरा है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, जिसे कहते हैं एम्ब्रायो सैक। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
एम्ब्रायो सैक एंड एंडोस्पर्म। तो अगली हेडिंग लिखें भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। और लिखने के पश्चात नंबर 1 देखें भ्रूण कोश का निर्माण प्रायः गुरु बीजाणु के केंद्रक के विभाजन से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु के केंद्रक के विभाजन से होता है, जबकि भ्रूण पोष का निर्माण द्वितीय केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से होता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा अंतर नंबर 2, अब यदि हम देखें तो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या n होती है, और यदि भ्रूण पोष जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म यदि देखें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। तो अगला अंतर लिख दें भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या n तथा भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। अगला पॉइंट, यदि देखा जाए कि भ्रूण कोश के अंदर, अगर ये वाला चित्र याद हो, भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं। नंबर 1 अंडकोशिका, नंबर 2 सहकोशिकाएं, द्वितीय केंद्रक तथा प्रतिमुख कोशिकाएं। जबकि भ्रूण पोष के अंदर ये सभी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सभी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट, भ्रूण कोश सभी पुष्पीय पौधों के बीजांड में पाया जाता है। सभी पुष्पीय पौधों के बीजांड में पाया जाता है, जबकि भ्रूणकोश एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अगला डिफरेंस है भ्रूणकोश में भोज्य पदार्थ संचित नहीं रहता है, जबकि भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जो भ्रूणी विकास के काम आता है। और इसको जो है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष को लगा लें इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग लिख दें आवृत बीजी पौधों में भ्रूण का विकास। और इसको जो है कल देखेंगे भ्रूण के विकास को। ओके, थैंक यू।